यस क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका फोर्स में कब आया था? ये आया था 1 सितंबर 1872। डेट याद रखेंगे सभी। 1 सितंबर 1872 फोर्स में आया था। टोटल सेक्शन 238 है इसके अंदर। ये सेक्शन दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है 1 to 75 और दूसरा है 76 से 238 तक। 76 से 238 तक हमारे कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आते हैं एंड 1 से 75 तक कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कितने टाइप्स का होता है, वो सब आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले एक एग्रीमेंट बनता है। कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले एग्रीमेंट बनता है। देखो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। आप कोई चीज सेल करने वाले हो, आप कोई चीज बेचना चाहते हो, ठीक है। यू वॉन्ट टू सोल्ड सम प्रोडक्ट। आपने क्या दिया, उस प्रोडक्ट के लिए ऑफर दिया कि मैं अपनी कार 10 लाख रुपए की बेचूंगा। इस ऑफर को आप प्रपोजल भी कहते हो, ये याद रखना कि मैं अपनी कार 10 लाख रुपए की बेचूंगा। ये प्रपोजल या ऑफर अगर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया, एक पार्टी बी थी जिसने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, तो वो बन गया आपका एक प्रॉमिस। जब इस प्रॉमिस के अंदर कुछ ना कुछ परचेज कंसीडरेशन ऐड हो गई। परचेज कंसीडरेशन मीन्स किस कंडीशन के ऊपर आप अपनी कार को सेल करेंगे, कोई अमाउंट ऐड हो गई, तो उसको बोला जाता है आपका एग्रीमेंट। उसको बोला जाता है क्या? एग्रीमेंट। अगर किसी एग्रीमेंट के अंदर स्यू करने की पावर है या किसी एग्रीमेंट को लॉ के थ्रू एनफोर्स किया जा सकता है, तो वो बन जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया ये? एक बार और रिपीट करती हूँ। सबसे पहले होता है ऑफर। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अगर ऑफर को एक्सेप्ट किया गया तो बन जाता है मेरा प्रॉमिस। प्रॉमिस प्लस परचेज कंसीडरेशन, तो वो आ जाता है मेरा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अंदर अगर स्यू करने की पावर है या लॉ के थ्रू एनफोर्स किया जा सकता है, तो इसे बोला जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट आपका मेन 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 3। सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट, दैट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपको एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 7A के अंदर। ये बताया गया है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की फर्स्ट कंडीशन, बोथ पार्टी आर बाइंड। बोथ पार्टी आर बाइंड। कैसे बाइंड? ए ने बोला कि मैं कार बेचूंगा, बी ने बोला कि मैं कार परचेज करूंगा। एग्रीमेंट के सॉरी कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि ठीक है हम इस अमाउंट के अंदर आपको कार दे देंगे। बी ने अमाउंट दे दी, पैसा दे दिया, ए ने कार देने से मना कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता। ए के ऊपर बी लीगली केस कर सकता है ना। ए बाइंड हो गया। बी ए ने सॉरी ए कहता है ठीक है भाई कार लेने आजा। बी कहता है नहीं मैं नहीं ले रहा। अब बी ने कार लेने से मना कर दिया या ए ने कार देने से मना कर दिया, दोनों में से
कोई भी पार्टी नहीं कर सकती, दोनों के ऊपर बाइंड है कि अब तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बाइंड इन द सेंस कि अगर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट टूटता है किसी भी कंडीशन के कारण, तो दोनों पार्टी एक दूसरे को स्यू करने की पावर रखती हैं, दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर केस कर सकती हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपको सारी चीज पता होनी चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाय हुम टू हुम, कौन किसको क्या देने वाला है, वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक टाइम लिमिट के अंदर होना चाहिए, 15 दिन के अंदर अंदर मैं तुझे पैसे दे दूंगा, ये होता है हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है मेरा, एक होता है वॉइड और एक होता है वॉइडेबल। ये वॉइड और वॉइडेबल क्या होता है? वॉइडेबल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड होने के लिए एबल है। बच्चे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो जिसमें से कोई भी पार्टी एक दूसरे को स्यू नहीं कर सकती। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों बना? फॉर एग्जाम्पल, हमें एक मूवी की शूटिंग करनी थी। मूवी की शूटिंग के टाइम पे आते समय जो हमारा एक्टर था, उस एक्टर के पैर पे चोट लग गई, और जो उस मूवी की शूटिंग का कुछ एक्शन था वो इसी टाइप का था कि एक्टर को कुछ फिजिकली बेटर दिखाना है, लाइक जंग के आगे जीत है, पहाड़ से कूदना है, चोट लगी हुई है तो वो कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस के अंदर ना तो आपका डायरेक्ट इसे एनफोर्स कर सकता, डायरेक्टर कंपनी का, ना ही एक्टर इस केस में कुछ कर सकता। को कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, नो वन पार्टी कैन स्यू ईच अदर, कोई भी पार्टी एक दूसरे को स्यू नहीं कर सकती। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो आपको बताया गया है वो बताया है सेक्शन 2J के अंदर। सेक्शन 2J ये होगी पहली कंडीशन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन इज लाइक आप कोई इलीगल वर्क कर रहे हो, आप सप्लाई कर रहे हो एक ऐसी चीज की जो बैन है, स्मगलिंग कर रहे हो आप। अब स्मगलिंग में तुमसे पैसे ले लिए लेकिन सामान पास नहीं किया, तो तुम केस ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो तुमने मंगाया है वो मंगाया ही क्यों? इलीगली बैन है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोला गया है वॉइडेबल। ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आपको बताया है सेक्शन 2J के अंदर, वॉइडेबल आपको बताया है सेक्शन 2I के अंदर। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? जिसमें एक पार्टी दूसरे को स्यू कर सकती है, सिंगल पार्टी कैन स्यू अनदर, एक पार्टी दूसरे को स्यू कर सकती है। अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? मेरे को ये बताओ, ए पर्सन था, ए पर्सन ने क्या किया? ए पर्सन ने बी को किडनैप कर लिया और बी से जबरदस्ती साइन करवा लिए पेपर्स पे, प्रॉपर्टी के पेपर पे। ए ने बी से जबरदस्ती प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करवा लिए, बी निकला इसका भी चालू। बी ने जो साइन किए, किडनैप किया था, जान प्यारी थी, बी ने जो साइन किए वो गलत साइन कर दिए। ए ने थोड़ी सी बी पे दया आ गई कि भाई प्रॉपर्टी के पेपर तो ले रहा हूं लेकिन थोड़ा बहुत तो इसको गुजारा चाहिए, तो ए ने ना बी को 1 लाख रुपए दे दिए कि ठीक है प्रॉपर्टी तो जबरदस्ती ले ली, ले तू 1 लाख में अपनी जिंदगी पार कर ले। अब इसमें हुआ क्या? ए ने बी को तो पैसे दे दिए लेकिन बी ने जो साइन किए थे वो तो उसके साइन थे ही नहीं। अब इस केस के अंदर बी जो है वो ए पे केस कर सकता है
कि इसने मुझसे जबरदस्ती साइन करवाई, लेकिन ए जो है वो बी पे केस नहीं कर सकता ये कह के कि मैंने इसे किडनैप करके 1 लाख रुपए देके प्रॉपर्टी पे साइन करवाए थे, अब ये मेरे 1 लाख रुपए वापस नहीं दे रहा। मतलब एक पार्टी जो है वो दूसरे को स्यू कर सकती है, लेकिन जो दूसरी पार्टी जिसने जबरदस्ती की थी वो स्यू नहीं कर सकती। ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होने के एबल है, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है, इसमें एक पार्टी स्यू कर सकती है दूसरे को। यहां तक क्लियर? अब नेक्स्ट कुछ एग्रीमेंट के बारे में पढ़ते हैं। एग्रीमेंट क्या? एग्रीमेंट कुछ ऐसे एग्रीमेंट हमने देखा, एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, एग्रीमेंट के अंदर आपकी कंसीडरेशन जरूरी है। अगर मैंने कोई ऑफर दिया उसे एक्सेप्ट किया, वो बन गया प्रॉमिस। प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन होता है हमारा एग्रीमेंट। बट कुछ ऐसे एग्रीमेंट भी होते हैं जिसको कंसीडरेशन की जरूरत नहीं होती, तो हेडिंग आएगा एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन। ऐसे एग्रीमेंट जिसे कंसीडरेशन की जरूरत नहीं होती। कौन कौन से आपके ऐसे एग्रीमेंट और उनके सेक्शन क्या है? सबसे पहला, कंसीडरेशन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। कंसीडरेशन की डेफिनेशन आपकी डिफाइन है सेक्शन 2D के अंदर। सेक्शन 2D में जो कंसीडरेशन बताया है उसको ये बताया है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न जरूरी नहीं है ये पैसा ही हो, ये चीज ध्यान रख लेना। पहला ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कंसीडरेशन नहीं होता वो होता है लव एंड अफेक्शन। लव एंड अफेक्शन एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, आपको ये पता है फादर की प्रॉपर्टी सन के पास या ऑफ कोर्स बच्चों के पास जाती है। क्या उस एग्रीमेंट के अंदर, वो एग्रीमेंट मतलब प्रॉपर्टी तो एक्सचेंज हुई है, उसके अंदर किसी तरीके की कोई कंसीडरेशन होती है क्या? क्या बेटा, क्या सन फादर को कुछ रिटर्न देता है? कहते हो तो सकता है मम्मी तुम्हारे लिए खाना बनाती है, तुम रिटर्न देते हो। ये भी तो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है ना कि मम्मी ने तुम्हें खाना बना के दिया है, क्यों दे रही है वो डेली? सिबलिंग्स आपस में चीजें शेयर करते हो, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लव एंड अफेक्शन एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके अंदर कंसीडरेशन नहीं होता। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। सेकंड, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विस। कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विस, आपने अपनी इच्छा से कोई सर्विस दी थी, वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से, आपने अपनी इच्छा से कोई सर्विस दी थी। मैंने अपनी मर्जी से किसी बच्चे को फ्री में पढ़ाया था, बच्चे का रिजल्ट अच्छा आ गया, उसके बाद उसने मेरे को कुछ गिफ्ट के तौर पे दिया। जिस टाइम पे हमारा ये एग्रीमेंट हुआ था कि हाँ बेटा मैं तुझे पढ़ा दूंगी, कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे, उस टाइम पे तो वो फ्री ही था ना। बाद में आया है कंसीडरेशन, तो रिजल्ट अच्छा आ गया, बच्चा खुश हो गया। कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विस, उस सर्विस के लिए आपको कंपनसेशन दिया जो पास्ट में आपने अपनी इच्छा से दी थी, तो वो एग्रीमेंट भी विदाउट कंसीडरेशन में आता है। थर्ड है आपका प्रोमिस टू पे टाइम बियर्ड डेट। क्या? प्रोमिस टू पे टाइम बियर्ड डेट। आपने, आपके किसी दोस्त ने आपसे उधार ले रखा था, आपका एक दोस्त है टिंकू, टिंकू ने आपसे उधार लिया था, बहुत बढ़िया दोस्त था आपका,
लेकिन जो उसने टाइम बताया था कि भाई 15 दिन के अंदर दे दूंगा, टिंकू पैसे नहीं दे पाया। अब आप उससे लड़ाई भी नहीं कर सकते। आपको लगा छोड़ यार, क्या अपने 1000-2000 रुपए के ऊपर लड़ाई नहीं करते दोस्त से, छोड़ दो। आपने उसे छोड़ दिया। लेकिन टिंकू की मजबूरी थी, वो आपका अच्छा दोस्त था, वो आपको पैसे नहीं रखना चाहता था। तो जो डेट का टाइम था वो बीत जाने के बावजूद भी टिंकू आपको पे करता है। 15 दिन के बाद पे किया है, टाइम तो जा चुका, एग्रीमेंट तो खत्म हो चुका, उसके बाद पे किया। तो ये भी क्या है? एग्रीमेंट विदाउट नीड ऑफ कंसीडरेशन। विदाउट नीड लिख लेना यहाँ पे, जहां इन एग्रीमेंट के अंदर कंसीडरेशन की जरूरत नहीं होती। क्लियर? उसके बाद आता है आपका एक एजेंसी। ये एजेंसी क्या होता है, इसको 2 मिनट के लिए होल्ड पे करो। एजेंसी से पहले एक और बता देती हूँ, वो है गिफ्ट। अगर कोई आपको गिफ्ट दे रहा है तो उसमें भी आपके एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती। एजेंसी को समझते हैं। एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, और एक पर्सन हमारे पास यहाँ पे सी है। रुको, इसको छोड़ो 1 मिनट के लिए। इसको हम नेक्स्ट क्लास जब हम टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके अंदर हम एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट को भी करेंगे, इसे तब करेंगे। अभी सिर्फ एजेंसी के बारे में आप इतना समझ लो। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट आपका ना 2 टाइप का होता है। एक होता है ग्रेशियस एजेंसी, और एक होती है नॉन ग्रेशियस एजेंसी। ग्रेशियस एजेंसी के अंदर आप कुछ रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करते हो, इसके अंदर कंसीडरेशन होती है। जो नॉन ग्रेशियस एजेंसी है, इसके अंदर कंसीडरेशन नहीं होती। नॉन ग्रेशियस एजेंसी के अंदर कंसीडरेशन नहीं होती। इसमें क्या होता है कि आप म्यूचुअल कंसेंट से एग्री करते हो। प्रिंसिपल और एजेंट जो है वो म्यूचुअल कंसेंट से एग्री करता है फॉर नो रिटर्न। समझ में आया यहां तक? इससे आगे का हमारा जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो हम कल के क्लास में करेंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो ऑफ कोर्स आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड।